नमस्कार, स्वागत आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मेरे साथ एक खास शख्सियत है। सबसे पहले उनका परिचय दे देते हैं, फिर हमारी वार्ता को जारी रखते हैं। मेरे साथ है श्याम चौधरी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भाजपा किसान मोर्चा सीकर से, पूर्व प्रदेश कार्यालय प्रभारी हैं, साथ ही साथ सचिव हैं बास्केटबॉल एसोसिएशन के। सबसे पहले तो श्याम जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चर्चा को शुरू करेंगे वहां से जानेंगे जहां से आपने अपने करियर की शुरुआत की। बचपन से ही जान लेते हैं कि किस तरीके की शिक्षा रही, कैसे आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, कैसे राजनीति की तरफ बढ़ावा हुआ आपका। मैं ग्रामीण प्रदेश से एक किसान परिवार से हूँ और मेरी 9वीं क्लास तक शिक्षा यहाँ मऊ गांव में हुई। उसके बाद में मेरा शौक था बास्केटबॉल में, और बास्केटबॉल का सीकर में मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद मैं राजस्थान टीम से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, इनसे एज ए खिलाड़ी मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मेरा एजुकेशन जयपुर में हुआ। उसके बाद मैं NIS किया मैंने और BPED MPED किया। एज ए कोच मैं JNU में मैंने कोचिंग दी, लेकिन मेरा रुचि राजनीति में थी और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मुझे लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। तो मैं 2001 से राजनीति में हूँ और पहले मैं BJP कार्यालय मंत्री रहा, उससे पहले मैं ABVP से जुड़ा रहा और मैं 7 साल लगातार सीकर में जिलाध्यक्ष रहा किसान मोर्चा का। मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और अभी मैं श्री माधोपुर क्षेत्र में जितना मेरे से बन पड़ता है मैं उतना काम कर रहा हूँ, जनता की सेवा में लगा हुआ कर रहा हूँ। श्याम जी, जब थोड़े बड़े हुए तब लगा कि मुझे राजनीति में जाना है, या कहीं की यूनिवर्सिटी में गए तब थोड़ा सा मन हुआ कि लोगों को देखकर राजनीति में जाना है? यूनिवर्सिटी टाइम से और कुछ हमारे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसी परिस्थितियाँ थी और मुझे ये लगा कि मैं स्पोर्ट्समैन था तो मेरे में एक स्पोर्ट्स स्पिरिट थी और कुछ चीज़ें आसपास गलत हो रही थी, तो उनको लेके मुझे लगा कि थोड़ा मुझे पॉलिटिकल पावर होना भी ज़रूरी है। तो मेरा इंटरेस्ट हुआ और मैं जब एज ए कोच एशिया में मेरा गोल्ड आया मेरी टीम का, तो माननीय वसुंधरा जी ने हमें सम्मानित किया। वसुंधरा जी से मिलना हुआ, कुछ से पॉलिटिशियन से मेरा मिलना हुआ, तो मुझे इसमें रुचि हो गई और मैंने राजनीति में आने का मन बनाया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है श्याम जी। मैंने सुना है कि आप समाज सेवी भी हैं, बतौर समाज सेवी आप समाज के लिए भी काम करते हैं। किसान मोर्चा की आप बात कर रहे हैं कि किसान मोर्चा से भी आप जुड़े हुए हैं, कैसे मन बना? क्योंकि किसानों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं होता, जैसा कि अभी आप खुद भी देख रहे हैं कि किसान अपनी अपनी समस्याएं लेकर हमेशा आए दिन कोई ना कोई मांग उठाते रहते हैं। तो कैसे मन बना कि इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, आज निश्चित रूप से मैं ये बात कह सकता हूँ कि देश में सबसे बड़ी दुर्दशा अगर किसान की है और किसान हर तरह से कमज़ोर है। सरकारें आई, ठीक है, कांग्रेस सरकार भी आई, BJP सरकार भी आई, नेता भी आए, लेकिन किसान के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। और मैं किसान परिवार से होने से मुझे किसानों का जीवन स्तर नज़दीकी से देखने को मिला। तो मुझे कई बार ये लगता था कि निश्चित रूप से ये कुछ मांगे हैं और किसानों के लिए मुझे ये चीज़ें एक सही प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। वो उन चीज़ों को लेके मैं कई बार मुखर हुआ और मैंने पार्टी लाइन में भी वो बात रखी। तो वो चीज़ एक पॉजिटिव लगी और सकारात्मक रूप से उन चीज़ों पे काम भी हुआ। तो मेरा और ये मुझे आत्म संतुष्टि मिली कि यार वास्तव में किसानों के लिए मैं कुछ प्रयास कर पा रहा हूँ। तो सही बात है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं किसानों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता और हम कह देते हैं कि अरे किसान क्या कर रहे हैं, किसान तो सिर्फ बस खेती करते हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर आ जाते हैं। बाकी में बहुत बड़ी बात कही कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनकी आवाज़ उठाए। थोड़ा सा इलेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव संपन्न हुई हैं, बतौर आप कहूँ कि एक राजनीति में हैं आप,
किस तरीके से पूरे सिनेरियो को देखते, सीकर की बात कर लेते हैं। पहले तो दो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कहें या फिर गठबंधन के कह लें, अमरा राम जी है तो दूसरी तरफ सुमेधानंद जी। कैसे इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं कि टक्कर क्या है? देखिए, परिणाम तो बीजेपी के पक्ष में है सीकर का, और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे स्वामी सुमेधानंद जी, वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन ये जैसे चुनाव में हमें चारों तरफ पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए और हमारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए हम लोगों से रूबरू हुए, तो ये ज़रूर चीज़ सामने आई कि लोगों में कुछ नाराज़गी थी और उनको लग रहा था कि भाई 10 साल हमारे बीजेपी के सांसद रहे और उन्होंने जितना उनसे बन पड़ा काम उन्होंने किया, लेकिन कुछ लगा सीकर के लोगों को कि जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नाराज़गी लोगों में थी। वो भी हम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल के और लोगों से बातचीत की। लेकिन अब आजकल क्या सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग अपडेट रहते हैं, सबको पता है कौन क्या काम कर रहा है। तो अब आज आम वोटर भी निर्णय लेने की क्षमता लोगों में है, वो अपना निर्णय लेते हैं। तो हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही यहाँ का निर्णय होगा और यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। लेकिन श्याम जी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी कि मैं अभी कई गाँव का दौरा करके आई हूँ और मैंने जितना जनता से बात की, जनता का ये कहना है कि बाबा जी 10 साल में कहाँ थे, विकास के नाम पे बाबा जी क्यों नहीं आए, बाबा को लोगों के बीच में आना चाहिए था। सुमेधानंद जी जब इलेक्शन आया तब भी वो नहीं, उन्होंने ऐसे खास जनसंपर्क नहीं किए। दूसरी तरफ जनता कह रही है अमरा राम जी किसानों के मसीहा हैं, हमारी एक आवाज़ पर वो खड़े हो जाते हैं, चाहे कोई छोटा फंक्शन हो बड़ा फंक्शन हो आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन बाबा क्यों लुप्त हो गए जब हमें उनकी ज़रूरत थी? इसको लेकर क्या कहना? हाँ, इस तरीके के विचार लोगों के और ऐसी बातें आई चुनाव में, और कुछ कमियां रही। निश्चित रूप से मैं ये स्वीकार भी करूँगा कि जैसे महाराज जी हैं, महाराज जी का डायरेक्ट जो लोगों से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, डायरेक्ट लोगों से जो मिलना जुलना होना चाहिए, उसमें थोड़ा मैं समझता हूँ कि कमी रही कहीं पे। तो ये निश्चित रूप से ये बात चुनाव में आई थी। अच्छा, राजस्थान की बात कर ले, 25 लोकसभा सीटें हैं। क्या लगता है बीजेपी के खाते में कितनी जाएंगी और कांग्रेस के खाते में कितनी जाएंगी? क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस भी इस पुरजोर के साथ कह रही है कि कहीं ना कहीं 25 की 25 सीटें हमारी। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए मैं तो जो बात जो मेरे मन में दिल में होती है स्पष्ट बात करता हूँ। अभी आज की जो इलेक्शन हो गए, ईवीएम में पैक हो गए, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि कुछ सीटें हैं जिन पे टक्कर है। तो अब हम तो उम्मीद करते हैं कि 25 की 25 आए, लेकिन कुछ सीटें हैं जिन पे हमें भी संदेह है कि उनमें कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं कैंडिडेट को खुद का ही गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उन सीटों पर। हाँ, देखिए, अभी आज लोग काम चाहते हैं और लोग आज जनता ये चाहती है कि भाई हमारा जो चुनाव हुआ प्रतिनिधि है वो हमारे मुद्दों की बात करे, हमारी जो समस्याएं हैं उनको उठाए। और अगर इस तरीके से वो जनता की मांग के हिसाब से खरा नहीं उतरा तो निश्चित रूप से जनता सोच समझ के वोट डालती है। और मोदी जी के 400 पार के विजन को कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले की बात करती हूँ, सोनिया गांधी जी आई थी जयपुर में, बड़ी एक सभा की थी। उन्होंने कहा था कि मोदी जी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। 400 पार तो क्या 200 पर भी नहीं भारतीय जनता पार्टी को हम पहुँचने देंगे, ये हमारा नारा है। क्या लगता है? देखिए, सोनिया गांधी जी को ग्रास रूट का पता ही नहीं है। इस देश की जो एक अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उसका क्या जीवन स्तर है, सोनिया गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। और आदरणीय मोदी जी ने भ्रष्टाचार की तो बात छोड़िए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार लोगों ने किया है उनके खिलाफ उन्होंने निर्भीक होके जो काम किया है और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सजा देने का जो काम मोदी जी कर रहे हैं
तो ये तो सोनिया जी बिना सोचे समझे, बिना नॉलेज के ये बातें कर रही हैं, तो मैं नहीं समझता है कि उनकी बात को सीरियस लेना चाहिए। राजस्थान की बात कर रहे थे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अब 5 साल आने वाले हैं आगे। क्या लगता है कि नीतियों पर काम किया जाएगा और किस तरीके से जनता पक्ष में रहेगी? क्या लगता है इसको? क्योंकि पिछली सरकार से काफी नाराज थी जनता। भ्रष्टाचार ले लीजिए, पेपर लीक बड़ा मुद्दा था राजस्थान में, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था। क्या लगता है जनता के साथ कैसे भारतीय जनता पार्टी काम कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जो अब अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे और जो हमने जो बातें करके और वोट लिए हैं जनता के, उसके हिसाब से काम मैं समझता हूँ पार्टी करेगी। और अगर पार्टी जो बात करी है, जो वादे किए हैं, उनके हिसाब से अगर काम नहीं करेगी तो जो कांग्रेस का के फेवर में जो परिणाम हुआ वही आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम होगा। मैं स्पष्ट बात कहता हूँ कि जब आपने जनता ने इतना मैंडेट दिया है तो आप निश्चित रूप से जो आपने बातें कही हैं उन पे आप काम करें और काम करके दिखाएं। और राजस्थान की जनता को लगना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी हमारे शेखावाटी की एक पानी को लेके एक मांग 15-20 साल से चल रही है। बिल्कुल, मैं भी जितने गांव में जा रही हूँ सब में सेम समस्या, पानी नहीं है, पानी नहीं है। मैं मतलब बड़े स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूँ कि अब तो मुझे भी लगता है, क्योंकि ये 15-20 साल से जो भी सरकार आ रही है, जो भी नेता आ रहे हैं, वो चुनाव के टाइम में ये कहते हैं कि हम नहर ला रहे हैं। अगर इस कार्यकाल में नहर नहीं आई, पानी नहीं आया, तो निश्चित रूप से मैं भी जितना मेरे से बन पड़ेगा, मुझे चाहे कोई आंदोलन करना पड़े, धरने पे बैठना पड़े, लेकिन अब की बार जो पानी का वादा किया है वो सरकार को पूरा करना होगा। वायदों की बात कर रहे हैं श्याम जी, जनता तो कह रही है वायदे ही पूरे नहीं हो रहे। राम मंदिर बना दिया, 370 की बात ले ले, सीए ले ले, जनता कह रही है हमें इससे क्या फायदा है? बेरोजगारी देश में प्रतिदिन बढ़ रही है, महंगाई है वो प्रतिदिन बढ़ रही है, हमारा क्या फायदा है? जनता खुद कह रही है, सवाल जनता की है। नहीं, देखो, जनता तो ऐसा तो नहीं कह रही, क्योंकि भगवान राम को हमारे देश में पूजा जाता है और ये आस्था का सवाल है। और हम कहीं पे भी आस्था के नाम पे एक भारतीय नागरिक होने के नाते वहाँ हमारा एक अलग सोच होती है। तो ये तो एक खुशी का माहौल है पूरे देश में कि भगवान राम का मंदिर बना। और वायदे की बात, वायदे मोदी जी ने जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं। तो लगता है कि आने वाले 2025 का जो विजन है मोदी जी का, वो बहुत बेहतर होने वाला है देश के लिए। हाँ बिल्कुल, मोदी जी तो जो काम कर रहे हैं सबको उम्मीद भी है और विश्वास भी है। मोदी जी ने अगर इस चुनाव में भी कोई गारंटी दी है तो मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किया जा सकता है। तो जनता तो मोदी जी को ही देखकर वोट कर रही है, जनता कैंडिडेट को नहीं देख रही है। चलो, हमारे नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं और वो अच्छा काम करके, और जनता अगर उनके नाम पे वोट दे रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो प्रतिनिधि हमारे लोकल लेवल पे जो प्रतिनिधि हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मोदी जी के नाम पे हमें वोट मिल रहा है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले 5 साल में फिर सरकार बदलेगी, फिर कैंडिडेट को फिर आना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट को काम करना चाहिए। एक सवाल के साथ हमारी वार्ता खत्म करेंगे श्याम जी। अगर श्याम जी पार्टी कोई बड़ा पद देती है या फिर श्याम जी का कोई मन करता आगे चुनाव लड़ने का आने वाले साल में, तो क्या थियरी रहेगी आपकी और किस नीति पर आप काम करोगे? देखिए, पद और चुनाव तो खैर ठीक है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन पद की मैं कभी लालसा नहीं करता, न पद का मेरा ऐसा कुछ है। और ये ज़रूर है कि मैं आज 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ और जितना भी जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत होती है, क्योंकि पहले का यहाँ का अनुभव है कि एक जनप्रतिनिधि का किस तरीके का व्यवहार रहा यहाँ जनता के साथ, और आज मैं जिस तरीके से जहाँ पे मेरी ज़रूरत होती है वहाँ मैं पहुँचता हूँ, तो जो लोगों से मुझे रेस्पॉन्स मिलता है
उससे मुझे आत्म संतुष्टि है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ और लोगों की कहीं पे कोई पीड़ा होती है और मैं वहाँ पे छोटा सा मेरा प्रयास होता है और तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो निश्चित रूप से मैं लगातार 10 साल से मैं जनता के बीच में हूँ और जब तक मेरा जीवन है मैं जनता के बीच में रहूँगा, मेरे से जितना होगा उतनी सेवा करता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी। ये थे मेरे साथ श्याम चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि वो कोई पद की लालसा नहीं है, हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा जनता के मुद्दों को सुनेंगे, भले से मदद कितनी भी करने की गुंजाइश हो लेकिन हमेशा जनता के बीच खड़ा रहूंगा और जनता के बीच खड़ा रहकर ही जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही।